हेलो स्टूडेंट्स। आज तक के वीडियो में हम लोगों ने ये पढ़ा कि एसिड क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं, एसिड और बेसिस के क्या क्या सिग्निफिकेंस होते हैं एक एक्वस सॉल्यूशन मतलब कि वाटर के अंदर। साथ में हम लोगों ने इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा कि कैसे हम एसिड और बेस के बीच में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। हमने कुछ ऐसे भी इंडिकेटर्स पढ़े जिससे हम ये जान सकें कि किसी दो एसिड में या किसी दो बेस में कौन सा स्ट्रॉन्गर एसिड है और कौन सा वीकर एसिड है, या कौन सा स्ट्रॉन्गर बेस है और कौन सा वीकर बेस है। अगर इन सब चीज़ों में आपको अभी तक कोई भी डाउट है तो आप जा करके पिछले वाले वीडियोस को देखिए, आपको सारे कॉन्सेप्ट मैं उम्मीद रखता हूँ कि क्लियर हो जाएंगे। फिलहाल आज के इस वीडियो में जो हमें डिस्कस करना है वो हमें करना है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस। अब सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज में हम डिस्कस क्या करते हैं। तो बेसिकली केमिकल प्रॉपर्टीज में हम ये डिस्कस करते हैं कि जिस सब्सटेंस की हमें केमिकल प्रॉपर्टी बतानी है वो सब्सटेंस डिफरेंट सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करके हमें क्या प्रोडक्ट देता है। हमें कुल मिलाकर के इस चीज़ों की जो स्टडी होती है वो केमिकल प्रॉपर्टीज के अंडर में रखना होता है। तो फिलहाल हम ये देख रहे हैं कि एसिड और बेसिस, ये जो दो सब्सटेंस है हमारे पास, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है। तो हम देखेंगे कि एसिड डिफरेंट सब्सटेंस के साथ क्या रिएक्शन देता है, बेसिस डिफरेंट सब्सटेंस के साथ क्या रिएक्शन देते हैं। साथ में हम ये भी एक बार चेक करेंगे कि एसिड और बेस अगर आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो हमें क्या प्रोडक्ट देते हैं। इन सब चीज को जानने से पहले हम आपके साथ एक छोटा सा एग्जांपल शेयर करेंगे ताकि ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपके समझ में बिल्कुल अच्छे से आ जाए। अगर हम एक ऐसे वर्ल्ड की इमेजिनेशन करें, एक ऐसे संसार को हम सोचें जहां पर सिर्फ और सिर्फ डोनर्स हों, मतलब केवल लोग देने वाले हों, लेने वाला कोई ना हो। मतलब कि इमेजिन कर लेते हैं कि हमारे वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं वो सब लोग लोन दे तो रहे हैं पर लोन लेने वाला कोई नहीं है। तो क्या ये वर्ल्ड कंप्लीट हो पाएगा? आंसर है नहीं, कभी नहीं कंप्लीट हो पाएगा। अगर कोई डोनर है तो उसी समय पर कोई एक्सेप्टर होना चाहिए, तभी तो हमारा वर्क कंप्लीट होगा। या अगर हम ये कह लें कि चलो दुनिया में जितने भी लोग हैं सब लोग लोन लेने वाले हैं, देने वाला कोई नहीं है, तब भी हम ये कहेंगे कि वर्ल्ड क्या है, इनकम्प्लीट है। तो वर्ल्ड इनकम्प्लीट ना हो, इस वजह से जहां पर डोनर है वहां पर एक्सेप्टर का भी होना उतना ही जरूरी है जितना कि डोनर का। तो फिलहाल हम यहां पर समझते हैं कि ये डोनर और एक्सेप्टर क्या है और एसिड और बेसिस आपस में रिएक्ट करके क्या प्रोडक्ट हमें देंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं एसिड का, लाइक HCl, और हम एक बेस का एग्जांपल लेते हैं लाइक NaOH। अब जरा एक चीज और समझते हैं। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि एसिड की प्रॉपर्टी क्या होती है। तो बेटा एसिड की प्रॉपर्टी होती है, हम पहले ही समझ चुके हैं कि एसिड H+ देता है अपने एक्वस सोल्यूशन में। तो चलते हैं, अगर यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दें AQ, मीन्स अगर ये एक्वस सोल्यूशन है तो मतलब HCl पक्का H+ देगा ही देगा। अगर हम बेस की बात करें तो बेस क्या होता है, या तो H+ ले लेता है और या तो वो OH- देता है एक्वस सोल्यूशन में। तो अगर हम इसके भी ब्रैकेट में एक्वस लिख दें, मतलब या तो ये H+ लेगा और या तो ये OH- देगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि अब देखते हैं कि ये रिएक्शन करके हमें क्या प्रोडक्ट में देंगे। तो अब HCl ने भाई H+ दिया है, अब अगर वो H+ NaOH ले ले तब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, या ये जो H+ दिया है उस H+ को जो चाहिए वो कंपाउंड क्या कर दे, NaOH दे दे। तो हम अगर इंटरनल पोर्शन की बात करें, मतलब रिएक्शन के अंदर क्या चल रहा होगा, तो भाई HCl ने दिया H+ और Cl-। अगर हम बात करेंगे NaOH ने क्या दिया, तो NaOH ने दिया Na+ और OH-। H+ को चाहिए था OH-, तो ये OH- H+ के साथ जुड़ गया और कंपाउंड कौन सा फॉर्म कर लिया, वाटर। और अगर हम बात करेंगे कि भाई ये वाटर बन गया, तो पूरे वाटर में फिर बचा क्या, Na+ और Cl-। तो Na+ और Cl- आपस में जुड़ करके NaCl फॉर्म कर लेंगे। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि HCl और NaOH आपस में रिएक्शन किए और क्या बना लिए, NaCl प्लस H2O। अगर हम इन शॉर्ट बोलें तो HCl था एसिड और NaOH था बेस। एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके क्या बना लिए, तो हम कहेंगे बना लिया सॉल्ट, और क्या बना लिया, वाटर। और जब कभी भी हमारे पास रिएक्शन में एक एसिड होगा और रिएक्शन में एक बेस होगा तो हम ये कहेंगे कि एसिड और बेस जब भी रिएक्शन करेंगे तो हमें सॉल्ट देंगे और वाटर देंगे, और ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्यों न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि इस रिएक्शन में एक एसिड होता है और एक बेस होता है,
और जब ये आपस में रिएक्शन कर लेते हैं और जो सॉल्ट बनता है वो बेसिकली क्या होता है, न्यूट्रल होता है। इन जनरल अगर हम बात करें तो वैसे तो एसिड और बेस की स्ट्रेंथ पे भी ये कुछ ना कुछ डिपेंड करेगा, बट हम इन जनरल कह सकते हैं कि अगर एक एसिड और एक बेस रिएक्ट कर रहे हैं तो जो सॉल्ट होगा वो न्यूट्रल होगा, और इसी वजह से हम इस पूरे रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। तो चलते हैं एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लाइक इमेजिन HCl हमने ले लिया, साथ में हमने ले लिया CaOH का होल ट्वाइस, मीन्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड HCl। तो हमें पता है HCl क्या देगा, तो HCl देगा बेटा जी H+, ये H+ देगा, ये OH- देगा। तो 2 HCl कितने H+ देंगे, 2 H+ देंगे। CaOH का होल ट्वाइस कितने OH- देगा, तो 2 OH- देगा। 2 H+ और 2 OH- जब आपस में जुड़ेंगे तो क्या बना लेंगे, एक H+ और एक OH- H2O बनाता है, तो 2 H+ और 2 OH- क्या बना लेगा, 2 H2O बना लेगा। अब भाई बात ये आती है कि यहाँ पर बचा क्या, तो यहाँ पर बचे 2 Cl- और यहाँ पर बचा Ca2+। तो भाई बचे Ca2+ और यहाँ पर बचा Cl पे माइनस, तो इसकी वैलेंसी इसके नीचे और इसकी वैलेंसी इसके नीचे, तो कुल मिलाकर के कंपाउंड क्या बन गया, CaCl2+ में 2H2O। तो हम ये कह सकते हैं कि हमेशा किसी रिएक्शन में एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे, साथ में फॉर्म क्या करेंगे, सॉल्ट प्लस वाटर, और इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो हमें पता चल गया कि एसिड और बेस आपस में किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। अब हम ये देखते हैं कि एसिड और बेस डिफरेंट रिएक्टेंट के साथ क्या क्या प्रोडक्ट हमें दे सकते हैं। तो भाई अगर हम बात करें कि एसिड अगर हमें या एसिड या अगर हम बेस की बात करें तो ये मेटल के साथ किस तरीके से रिएक्ट करता है। तो एसिड और बेस की मेटल के साथ रिएक्शन करने की अगर बात करनी है तो भाई हम ये देखते हैं कि कौन कौन रिएक्ट करना चाहेगा और मेटल के साथ क्या क्या प्रोडक्ट दे सकता है। तो अगर हम सबसे पहली बात करें कि भाई एसिड जब कभी भी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट देता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है। हम बिल्कुल डीप तक जाएंगे, हम ये समझेंगे कि एसिड मेटल के साथ किस तरीके से रिएक्ट करता है और हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोजन आयन की जगह पर हाइड्रोजन गैस क्यों इवॉल्व होती है। तो चलते हैं इस चीज को समझते हैं हम। अगर हम बात करें एसिड की, तो एसिड हमने ले लिया कि भाई एक HCl ले लिया, तो HCl का अगर हम एक्वस सोल्यूशन लेंगे तो एक्वस सोल्यूशन मतलब HCl को वाटर में डिसॉल्व कर लिया, तो दैट विल गिव H+ एंड Cl-। तो हमारे पास एसिड क्या आ गया, H+ और Cl-। हमने इसके अंदर क्या डाल दिया, सोडियम मेटल डाल दिया या कोई भी XYZ हमने मेटल डाल दिया। तो बेटा जब हम इसके अंदर मेटल डालेंगे, लाइक इमेजिन हमने क्या डाल दिया, Na, तो अब बात आती है कि इसके अंदर से एक गैस इवॉल्व होगी जिसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन गैस। अब बात आती है हाइड्रोजन ही क्यों इवॉल्व होगी, या हम ये कह दें कि मेटल डालने पर एसिड के अंदर हाइड्रोजन गैस ही क्यों इवॉल्व होती है, हम इसका क्वेश्चन का आंसर ढूंढने चाह रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे भाई, जैसे ही हमने एसिड डाला वाटर के अंदर तो वो टूट गया H+ में और Cl- में। अब हम मेटल डालेंगे तो हमें पता है कि मेटल की प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन देने की। अगर आपको नहीं पता है तो अभी के लिए सिर्फ इतना समझ जाओ कि मेटल जो होता है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब जो कोई भी मेटल होगा तो उसके अंदर एक इनबिल्ट प्रॉपर्टी होगी कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहेगा। अब कुछ मेटल 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, कुछ मेटल 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, कुछ मेटल 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, एज पर देयर वैलेंसी, जो कि आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ी होगी। तो कुल मिलाकर के हम ये कह दें कि लाइक इमेजिन हमारे पास एक HCl है जो फिर से टूट किस में गया, H+ में और Cl- में। हमारे पास ये 2 आयंस आ गए। अब जब हम मेटल देंगे इस HCl के अंदर, जब हम मेटल डालेंगे तो भाई कंटेनर में तो ये तो था ही, अब जब हमने इसके अंदर Na डाला तो Na मेटल है तो ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कोशिश करेगा। अब जब इसने अपने अंदर से बेटा एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो निगेटिव चार्ज है। अब ये निगेटिव चार्ज किसकी तरफ भागना चाहेगा, तो ऑब्वियस सी बात है ये इलेक्ट्रॉन कभी Cl- के पास नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि Cl के ऊपर तो ऑलरेडी निगेटिव है, तो निगेटिव निगेटिव के पास क्यों जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन भाग करके किसके पास जाएगा बेटा, हाइड्रोजन के पास भाग करके जाएगा। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास भाग करके जाएगा तो हम ये कह सकते हैं कि H+ एक इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या बना लेगा, एक सिंगल हाइड्रोजन का एटम बना लेगा। अब हाइड्रोजन का एटम अकेला तो रह नहीं सकता, तो वो क्या करेगा, मॉलिक्यूल बनाने की कोशिश करेगा। तो अब ये रिएक्शन भी तो अकेली नहीं चल रही होगी, इस एक कंटेनर में ऐसी कई सारी रिएक्शंस चल रही होंगी। तो जहां जहां पर ऐसे हाइड्रोजन जनरेट होंगे या बनेंगे, वो हाइड्रोजन आपस में क्या होंगे, जुड़ करके फर्दर फिर से क्या बना लेंगे, H2 बना लेंगे। तो कुल मिलाकर के हम ये समझ सकते हैं कि किस तरीके से मेटल एसिड के अंदर डालने पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई।
सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या था कि भाई H+ हमेशा कोई भी एसिड डालोगे तो H+ तो रिलीज होगा ही होगा, और साथ में जो आयन होगा वो कौन सा आयन होगा, निगेटिव आयन होगा। जब हम मेटल डालेंगे तो मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। अब जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो वो तब तक इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाएंगे जब तक कोई एक्सेप्ट करने वाला ना हो। तो अब निगेटिव आयन तो एक्सेप्ट करेगा नहीं, तो एक्सेप्ट कौन करेगा, पॉजिटिव आयन मतलब कि H+। तो H+ क्या करता है, मेटल का आयन एक्सेप्ट करके एक हाइड्रोजन का एटम बना लेता है। और अब ऐसे कई सारे जब हाइड्रोजन के एटम हो जाते हैं तो ये सब आपस में जुड़ करके हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल बना लेते हैं जो एज ए गैस की तरह से इवॉल्व होता है। अगर मैं आपको एक छोटे से एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये बताने की कोशिश करूं कि हम कैसे पता करेंगे कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो हमने क्या ले लिया, लेट अस अज्यूम दैट कि हमने एक टेस्ट ट्यूब ले लिया। अब इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने चलो HCl डाल दिया। अब HCl डालने के बाद हमने इसके अंदर थोड़ा सा सोडियम मेटल डाला या कोई भी एक मेटल डाल दिया और इसको हमने कॉर्क से ब्लॉक कर दिया। हमने क्या किया, इसको कॉर्क से ब्लॉक कर दिया। अब जब कॉर्क से ब्लॉक करोगे तो इसके अंदर से बेटा एक डिलीवरी ट्यूब ले आनी पड़ेगी। अब ये डिलीवरी ट्यूब हम क्या कर रहे हैं, एक कंटेनर के अंदर जो सोपी वाटर कंटेन किया हुआ है, क्या कंटेन किया हुआ है, सोपी वाटर। सोपी वाटर मीन्स बेटा हम लोगों ने एक ऐसा वाटर उसके अंदर ले रखा है जिसके अंदर पहले से थोड़ा सा सोप डिजॉल्व है या सर्फ डिजॉल्व है। तो अगर बेटा ये सोपी वाटर होगा तो इसके ऊपर क्या होगा, ऐसे कई सारे फोम इकट्ठा होंगे। जब इसके अंदर से बबल निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, तो वो बबल फॉर्म करेगी इस तरीके से सोपी वाटर के अंदर। अगर हम फिर यहाँ पर क्या करें, एक कैंडल ला करके या फिर हम कह सकते हैं मैच स्टिक लाएं, तो ये क्या करेगा, पॉप साउंड के साथ ब्लास्ट कर जाएगा। कौन से साउंड के साथ, पॉप साउंड के साथ। और ये जो पॉप साउंड है ये क्लैरिफाई करता है कि हाइड्रोजन गैस है। तो एज ए एक्सपेरिमेंट हम ये भी प्रूव कर सकते हैं कि जब कभी भी हम मेटल को एसिड के अंदर डालेंगे तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। अब बात ये आती है कि क्या दुनिया में जितने भी मेटल हैं वो अगर मतलब एसिड के अंदर डाले तो क्या हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेंगे? तो आंसर है नहीं। भाई हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन था डज ऑल मेटल गिव्स आउट हाइड्रोजन। मींस अगर हम मेटल को एसिड के अंदर डालते हैं तो क्या सारे के सारे मेटल हाइड्रोजन देंगे? तो हमारा आंसर है नहीं, सारे मेटल हाइड्रोजन नहीं देंगे। और हम कैसे पता करेंगे कि सारे मेटल हाइड्रोजन देंगे कि नहीं देंगे? तो हम जाएंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या रिएक्टिविटी सीरीज देखेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और रिएक्टिविटी सीरीज, इन दोनों में से हम कोई एक सीरीज देखेंगे। अब इस सीरीज में हम क्या देखने को मिलेगा भाई, तो अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल या रिएक्टिविटी सीरीज में जाएं तो जितने भी हाइड्रोजन के ऊपर के एलिमेंट है, मतलब जो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, वही केवल हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, मींस एक्टिव मेटल। तो ये रिएक्शन केवल एक्टिव मेटल दे सकते हैं, नॉन एक्टिव मेटल लाइक कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये सब ये रिएक्शन जो होगा नहीं देंगे। मतलब कॉपर, सिल्वर या गोल्ड एसिड में डालने पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करते हैं, और इसी वजह से इन मेटल्स को हम जनरली नोबल मेटल भी कहते हैं। तो अब बात आती है कि भाई चलो ठीक है, वेरी गुड, एसिड जो होता है वो मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देता है, बेस क्यों नहीं देता, या बेस देता है कि नहीं देता है? तो भाई सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि व्हाई डू बेसेस डज नॉट रिएक्ट विद मेटल। मेटल जो होते हैं वो बेस के साथ रिएक्ट क्यों नहीं करते, या जो बेस है वो मेटल के साथ रिएक्ट क्यों नहीं करते? तो मैंने आपको जो स्टार्टिंग में एग्जांपल दे रखा था उसी में मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि जब कभी भी बेटा एक डोनर है तो वहां पर एक एक्सेप्टर का होना बहुत जरूरी है, तभी वर्ल्ड कंप्लीट होगा, तभी हमारा रिएक्शन कंप्लीट होगा। तो कुल मिलाकर के अगर हम बात करें बेस की, तो हमें पता है कि ये जो बेस होते हैं ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करते हैं, डोनेट करने की कोशिश करते हैं। ये सोचते हैं कि हम इलेक्ट्रॉन पेयर दें। अब भाई बेसिस है तो ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करना चाहते हैं। भाई बात करोगे एग्जाम्पल कैसे, तो भाई एसिड था तो एसिड में H+ था तो ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहता था, लेकिन अगर हम बेस की बात करेंगे तो बेस में क्या है, OH-, ये इलेक्ट्रॉन देना चाहता है। तो भाई बेस क्या करना चाहता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहता है। और जब हम मेटल की बात करेंगे तो मेटल भी क्या करना चाहता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहता है। तो मेटल भी डोनेट करना चाहता है, बेस भी डोनेट करना चाहता है। जब दोनों ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहते हैं तो यहां पर काम बनने वाला नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई दो पर्सन है, दोनों या तो लोन लेना चाहते हैं या तो लोन देना चाहते हैं। तो क्या दोनों की नीड फुलफिल हो सकती है? कभी नहीं फुलफिल हो सकती। तो बेसिस भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहते हैं, मेटल्स भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहते हैं। इसी वजह से बेसिस जो होते हैं वो मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करते। हालांकि कुछ ऐसे एक्टिव मेटल्स हैं, बहुत ज्यादा एक्टिव मेटल,
जो कुछ खास बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं। इसका हम कुछ एग्जांपल इस तरीके से देख सकते हैं, लाइक अगर कभी भी हम एक एल्कली ले लें लाइक NaOH, तो वो एक्टिव मेटल जिंक के साथ रिएक्ट करता है, और जिंक के साथ अगर रिएक्ट करेगा तो जो प्रोडक्ट बनाएगा वो बनाएगा सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा। मतलब रिएक्शन तो दोनों की सेम है। एसिड अगर मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तब भी सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिवॉल्व करेगा, बेस अगर मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तब भी सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिवॉल्व करेगा। बस अंतर केवल इतना है कि एसिड मेटल बहुत आसानी से रिएक्ट कर लेते हैं और बेस और मेटल आसानी से रिएक्ट नहीं करते, या हम ये कह सकते हैं रिएक्ट ही नहीं करते। दूसरी चीज, बहुत कम मेटल ऐसे हैं जो एसिड के अंदर एसिड के अंदर डालने पर हाइड्रोजन से गैस नहीं निकालते, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि बहुत ऐसे रेयर मेटल्स हैं जो बेस के साथ रिएक्ट करते हैं। तो उम्मीद मैं रखता हूं कि एसिड और बेसिस का मेटल के साथ भी रिएक्शन आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब अगर हम नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ें तो हम बात करेंगे एसिड और बेसिस एक मेटल कार्बोनेट के साथ किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। मींस मेटल कार्बोनेट और अगर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रखा है तो एसिड और बेस मतलब उस मेटल कार्बोनेट के साथ किस तरीके से रिएक्ट कर सकते हैं। तो यहां पर मैंने एक नोट डाल रखा है कि मेटल कार्बोनेट क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है। मेटल कार्बोनेट हमेशा क्या होंगे, बेसिक नेचर के होंगे। तो अगर मैं बात करूं बेटा मेटल कार्बोनेट बेसिक नेचर के हैं, बेसिक नेचर का मतलब क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन डोनर है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनर है। बेस है तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहेंगे। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहेंगे तो ये हमेशा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाले के साथ रिएक्शन करेंगे। किसके साथ रिएक्शन करेंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाले के साथ। तो जो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है बेसिक नेचर का होता है, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला मतलब कि एसिड के साथ रिएक्ट करता है। तो एसिड जो होगा वो मेटल कार्बोनेट के साथ तो रिएक्ट कर जाएगा, मगर कभी भी बेस जो होगा वो मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। ये तो करेगा, पर बेस अगर मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो ये प्रोडक्ट में कुछ भी नहीं देगा। तो कुल मिलाकर के हम इसको कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। लाइक अगर मैं बात करूं कि जो एसिड्स होते हैं वो मेटल कार्बोनेट के साथ अगर रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट बनाएंगे, वाटर बनाएंगे और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेंगे। अगर सिंपल सी बात है, एसिड जो होते हैं वो मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं। क्यों रिएक्ट करते हैं, क्योंकि मेटल कार्बोनेट बेसिक नेचर के होते हैं, तो बेस हमेशा एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। तो मेटल कार्बोनेट्स एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, क्या बनाएंगे, तो एसिड के साथ मेटल कार्बोनेट रिएक्ट अगर करेगा तो सॉल्ट बनाएगा, वाटर बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। एक चीज तो आप ध्यान रखना, सॉल्ट और वाटर तो हर जगह बनेगा। बाय प्रोडक्ट में या तो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा होगा या तो हाइड्रोजन बन रहा होगा, दैट विल बी डिफरेंट थिंग। तो अब अगर हम इसका एक एग्जांपल ले लें तो लाइक हमारे पास HCl आपको दिख रहा होगा और कैल्शियम कार्बोनेट दिख रहा होगा। तो HCl क्या है, एसिड है, और ये क्या हो गया, कैल्शियम एक मेटल है और ये मेटल कार्बोनेट हो गया। अब ऑब्वियस सी बात है, मेटल कार्बोनेट क्या है, बेस है, तो ये एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है। क्या बना रहा है, एक CaCl2 सॉल्ट बना रहा है, वाटर बना रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। बट अगर मैं बात करूं कि एक बेस मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, तो कुछ भी नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा, क्योंकि बेस तो बेसिक नेचर का है ही, मेटल कार्बोनेट भी किस नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। तो बेस और बेस कभी भी आपस में रिएक्ट नहीं करते। तो अगर मैं फिर आगे वाले टॉपिक पे बढ़ूं, लाइक अगर मैं बात करूं एसिड और बेस मेटालिक ऑक्साइड के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा जरा समझते हैं। एसिड और बेस आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं, एसिड और बेस मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, एसिड और बेस मेटल कार्बोनेट के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, एसिड और बेस मेटालिक ऑक्साइड के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। तो फिर मैंने नोट में दे रखा है कि जो मेटालिक ऑक्साइड होता है वो कौन से नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है। तो अब आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा कि भाई अगर मेटालिक ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं तो मेटालिक ऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट करेंगे, एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे। तो इसका मतलब सीधी सी बात यह है कि अगर एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो एसिड बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है। मेटल ऑक्साइड किस नेचर के होंगे, बेस के। तो एसिड और बेस जब कभी भी रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट एंड वाटर। एग्जांपल हम ले सकते हैं, लाइक हमारे सामने HCl दिख रहा है, ये क्या है, एसिड, और कैल्शियम ऑक्साइड, तो हमारा कैल्शियम मेटल है और मेटल ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रखा है तो क्या बना रखा है, मेटल ऑक्साइड। तो जब ये एसिड मेटल ऑक्साइड मतलब कि ये बेसिक नेचर का बेस के साथ रिएक्ट किया तो क्या बनाया, सॉल्ट बनाया, साथ में वाटर बनाया। अब एक चीज और, अगर हम एसिड की जगह पर बेटा बेस ले लेंगे तो मेटल ऑक्साइड भी बेसिक नेचर का और फिर बेस के साथ रिएक्शन, तो बेस और बेस आपस में रिएक्शन नहीं करते, इस वजह से हमें एज ए प्रोडक्ट कुछ भी नहीं मिलता। तो उम्मीद मैं रखता हूं कि आपको ये वाला टॉपिक भी समझ में आ गया होगा। अब अगर हम दूसरे टॉपिक्स पे चलें, मतलब अब हम देखें कि एसिड और बेसिस के और क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। तो लाइक एसिड और बेसिस
अगर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे, तो नॉन मेटेलिक अगर ऑक्साइड की बात आती है तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड मैंने नोट में डाल रखा है कि कौन से नेचर के होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक नेचर के हो गए तो अब ऑब्वियस सी बात है कि किसके साथ रिएक्शन करेंगे, बेस के साथ रिएक्शन करेंगे, क्योंकि हमेशा अपोजिट नेचर वाले रिएक्ट करेंगे। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कौन से नेचर के हो गए, एसिडिक, तो रिएक्ट किसके साथ करेंगे, बेस के साथ। और ऑब्वियस सी बात है कि अगर बेस एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट एंड वाटर। तो अगर बेस मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन, सॉरी नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट एंड वाटर। एग्जांपल समझ लेते हैं, लाइक NaOH, ये क्या हो गया, बेस, और नॉन मेटालिक ऑक्साइड मतलब कि कार्बन और क्या हो गया, ऑक्सीजन, तो ये क्या हो गया, नॉन मेटालिक ऑक्साइड। और जब ये आपस में रिएक्शन करेंगे तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड क्या होता है, एसिडिक नेचर का होता है, तो हमें क्या दिया, सॉल्ट, और साथ में क्या दिया, वाटर। कैसे हम पता करेंगे, तो भाई जरा देखो किस तरीके से ये भाई H+OH देगा, यहाँ पर कितने O होंगे, इन सब चीज़ों को समझने की कोशिश करो, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बस बेस वाले के साथ बेस वाली प्रॉपर्टी लगाना, एसिड वाले के साथ एसिड वाली प्रॉपर्टी लगाना। अब अगर हम बात करें कि भाई कितनी प्रॉपर्टीज हम लोगों ने इन शॉर्ट में पढ़ रखी है, तो हम कुछ क्लियर करके स्क्रीन देखते हैं और शॉर्ट में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमने एसिड और बेस का रिएक्शन देखा। एसिड और बेस के रिएक्शन में हमने देखा कि ये हमको देंगे सॉल्ट और वाटर, साथ में ये क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाएगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि एसिड का और बेस का मेटल के साथ रिएक्शन, मींस दोनों का अलग अलग अगर हम मेटल के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, तो हमें पता है कि मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं और एसिड का जो H+ होता है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। तो हमेशा एसिड और मेटल के बीच में ही रिएक्शन हो सकती है और वो क्या देते हैं, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। हालांकि सारे मेटल नहीं देते, जो हाइड्रोजन से नीचे होते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, वो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करते। ठीक उसी तरीके से बेस जो होते हैं वो मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि बेस भी इलेक्ट्रॉन डोनर होता है और मेटल भी इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, और जब दोनों ही डोनर होंगे तो हमारी बात बनने वाली नहीं है। लेकिन कुछ बेसेस ऐसे होते हैं जो मेटल के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन देते हैं, जिसका मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, सोडियम हाइड्रोक्साइड और जिंक का, जो फाइनली बना लेता है सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब अगर हम फिर से आगे बात करें कि भाई अगर हमारा एसिड जो है वो मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर रहा है, मेटल कार्बोनेट के साथ, तो हमें पता है कि जो मेटल कार्बोनेट होते हैं ये बेसिक नेचर के होते हैं। तो बेसिक नेचर के होंगे तभी एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, तो क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा, वाटर तो बनाएगा ही बनाएगा, सॉल्ट और वाटर तो फिक्स हो गया, और क्योंकि यहाँ पर कार्बोनेट है इस वजह से ये कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज करेगा। और अगर हम बेस का रिएक्शन कराएंगे तो बेस का मेटल कार्बोनेट के साथ कोई रिएक्शन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि मेटल कार्बोनेट खुद कौन से नेचर का है, बेसिक नेचर का है। फिर हम बात करेंगे एसिड का रिएक्शन मेटल ऑक्साइड के साथ। तो अब हमें पता है कि भाई ये जो मेटल ऑक्साइड होते हैं ये बेसिकली फिर से किस नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के, तो ये एसिड के साथ रिएक्शन कर सकते हैं। और अगर एसिड के साथ रिएक्शन कर सकते हैं तो बनाएंगे क्या, सॉल्ट प्लस वाटर। और अगर हम फिर अब लास्ट बात करें कि नहीं भाई एसिड का बेस का अगर हम नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराएं तो क्या ये होगा, तो बिल्कुल होगा, क्योंकि नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो होता है वो क्या होता है, एसिडिक नेचर का। तो बेस और एसिड मिलेंगे तो फिर से क्या बनाएंगे, सॉल्ट एंड वाटर। तो अब कौन सी रिएक्शन नहीं होती है, क्या रीजन है उसके पीछे ना होने का, उम्मीद मैं रखता हूं आपको समझ में आ गया होगा। क्योंकि जो अपोजिट साइड हम ले रहे हैं या तो उसका नेचर बेसिक होगा या तो उसका नेचर एसिडिक होगा, और जो भी नेचर होगा वो उसके अपोजिट वाले नेचर वाले के साथ ही रिएक्शन कर पाएगी। तो मैं उम्मीद रखता हूं कि आप लोगों को केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आगे के लेक्चर्स में हम थोड़ा बहुत सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे और कॉमन सॉल्ट से हम कौन कौन से केमिकल बना सकते हैं हम इनके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट स्टूडेंट्स, बाय बाय।